यस गाइस, वेलकम बैक टू डीटी सिंप्लीफाइड। अब कहानी हम आगे बढ़ेंगे बिजनेस प्रोफेशन की। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 40। इट इज कॉल्ड इनएडमिसिबल डिडक्शंस। सबसे पहले उसमें आएगा टीडीएस। अब यहाँ पर टीडीएस में दो बातें आएगी, या तो आपने टीडीएस काटा नहीं है या फिर आपने काटने के बाद डिपॉजिट नहीं किया। अगर आपने टीडीएस कट नहीं किया है, नॉन डिडक्शन, राइट, तो आपके पास लास्ट चांस है कि लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31 मार्च तक आप टीडीएस कट कर सकते हो। मान लो आपने किसी को नवंबर में पेमेंट किया हुआ है, नवंबर 24 में, तो आप उसका डिडक्शन 31 मार्च तक कर सकते हो। ठीक है, 31 मार्च तक अगर आपने टीडीएस कट कर लिया है, उस केस में आपको कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। लेकिन 31 मार्च का अगर 1 अप्रैल हो गया, तो उस केस में आपका डिसअलाउंस हो जाएगा। या फिर आपने टीडीएस काटा तो सही बराबर है, लेकिन आपने उसको टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया, तो नॉन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस के केस में भी आपका एक्सपेंसेस यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब डिपॉजिट करने के लिए आपका लास्ट डेट रहेगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, अगर 31 जुलाई इन केस ऑफ नॉन ऑडिट एंड 31 अक्टूबर इन केस ऑफ ऑडिटेबल। राइट, तो काटना आपको 31 मार्च से पहले है और डिपॉजिट करना है 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसमें अगर डिफॉल्ट होता है तो आपका 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है। इन केस ऑफ सामने वाला अगर रेसिडेंट हुआ तो, सामने वाला अगर एनआर हुआ तो आपके केस में उसका 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सच डिसअलाउड एक्सपेंस विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच सच टैक्स इज डिडक्टेड और डिपॉजिटेड। मान लो आपने 2 अप्रैल 2025 को टीडीएस कट किया है, तो आपका एक्सपेंडिचर 25-26 में अलाउड होगा। आपने टीडीएस डिपॉजिट डिडक्ट किया है 31 मार्च से पहले, फाइनेंशियल ईयर में आपने डिडक्ट कर लिया है, लेकिन आपने डिपॉजिट किया 1 नवंबर को, तो फिर उस केस में भी आपका 25-26 में वो डिपॉजिट होगा, सॉरी अलाउड होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद है कुछ केस में आप उसको डिसअलाउंस नहीं करोगे। कौन से केस में? अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो कौन सी कि आप पहले उस पेई को इनकम टैक्स ऑफिसर के पास लेके जाओगे। मतलब ऐसे फिजिकली लेके नहीं जाना होता है, उसको समझाना होता है कि जिसका हमने टीडीएस नहीं काटा है, उसने आईटीआर फाइल कर दिया है। उसने इस इनकम को भी कंसीडर कर लिया है, जो हमने उसको पेमेंट किया था, उसको भी उसने कंसीडर कर लिया है, और उस पर जो भी टैक्स ड्यू था, उसने उसको डिपॉजिट भी कर दिया है। और ऐसा एक आप सर्टिफिकेट लेकर जाओगे, किसके पास? सीए के पास से अगर सर्टिफिकेट लेकर जाओगे, उस केस में आपको वहां पर अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है टैक्स पेड ऑन परक्विजिट्स। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो सैलरी पे करता है, उसके अलावा कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। अब होता क्या है कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट भी एम्प्लॉयी के हाथ में क्या होता है, वो टैक्सेबल माना जाता है, और वो भी आपकी इनकम में ऐड होता है। अब उस इनकम में जो ऐड हुआ, उसकी वजह से एम्प्लॉयी का टैक्स बढ़ गया। अब मान लो वो जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स है, अगर वो एम्प्लॉयर पे करता है, राइट, अगर वो एम्प्लॉयर पे करता है, तो एम्प्लॉयर को ये जो टैक्स उसने पे किया है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, और एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होगा, मतलब उसको वापस हम लोग परक्विजिट नहीं मानेंगे। उसके बाद आता है सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा पेड टू द पार्टनर, बराबर। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड होगा? मैक्सिमम 12%। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को जो इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल पर, वो मैक्सिमम 12% आपको अलाउड होगा। और अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें, सैलरी की बात करें, तो उस केस में आपको सबसे पहले निकालना होगा बुक प्रॉफिट, राइट। तो सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट यहाँ पर निकालना होगा। और ये जो सैलरी आपने दिया है, दैट इज अलाउड ओनली टू द वर्किंग पार्टनर ओनली। नॉन वर्किंग पार्टनर को अलाउड नहीं होगा। स्लीपिंग पार्टनर को दिया हुआ सैलरी अलाउड नहीं होता है। सर, उसको इंटरेस्ट दे सकते हैं क्या? इंटरेस्ट दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू ऑल द पार्टनर्स, लेकिन सैलरी इज अलाउड ओनली टू द वर्किंग पार्टनर्स ओनली, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? बुक प्रॉफिट। फिर उसमें क्या आएगा कि बुक प्रॉफिट का जो पहला 6 लाख रुपए है, या फिर आपको प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस हुआ है, तो उस केस में आप लोग 3 लाख या फिर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट व्हिच एवर इज हायर, इतना आप क्या दे सकते हो, वहां पर रेम्युनरेशन दे सकते हो। और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट बचता है, उस पर आप कितना दे सकते हो? 60% यहाँ पर आप दे सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट पे पहुंचना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट आप कैसे कंप्यूट करोगे? आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के जितने भी प्रोविजन है, उस अप्लाई करते हुए आपको बुक प्रॉफिट तक पहुंचना है, एक्सेप्ट रेम्युनरेशन। इंटरेस्ट भी आपको माइनस कर देना है, डेप्रिसिएशन भी सब कुछ माइनस कर देना है। रेम्युनरेशन आपका जो बाकी है, उसको उसके लिए हमें यहाँ पर बुक प्रॉफिट तक हम लोग पहुंचेंगे। अब देखो, उसका एक क्वेश्चन है, लेट मी चेक फॉर हियर। ये दो क्वेश्चन है वो टीडीएस के है। 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ 19 नंबर का क्वेश्चन टीडीएस का है। एक बार आप देख लेना, मैं यहाँ पर आपको लेके जाता हूँ बुक प्रॉफिट के ऊपर। लुक, क्या बोलता है क्वेश्चन? लुक,
Kapil and Sons, a partnership firm consisting of two working partners, reports a net profit of 12 lakhs. Before deduction of the following items, सैलरी 40,000 रुपए ईच पर मंथ. अब उसने इन लोगों को ये जो फर्म है उसने एक्सपेंडिचर अभी तक डेबिट नहीं किया है. 40,000 वो लोग पे कर रहे हैं ईच मंथ. तो एक्चुअल में वो लोग कितना पे कर रहे हैं? 40,000 इंटू 12, 12 महीने, और दो पार्टनर है, राइट? तो इट इज 9,60,000. ये इतना उन लोगों को पे कर रहे हैं इज ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 15th ऑफ जुलाई 2024, वो भी अभी तक आपने कंसीडर नहीं किया है. तो डेप्रिसिएशन अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा टू अराइव टू द बुक प्रॉफिट. अब यहाँ पर 15 जुलाई को असेट परचेज किया है आपने, और वो भी बेरर चेक से दिया है. ये गलती कर दी, ये नहीं करना था. क्या रीजन है इसका? अभी हमने जस्ट पढ़ा एक्चुअल कॉस्ट, उसमें अगर आपने कैश या बेरर चेक दिया तो उतना आपका डेप्रिसिएशन उस पर इतना अलाउड होगा नहीं, उतना आपकी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. तो इसका जो 150 है ये पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पर इग्नोर होगा, पर कोई डेप्रिसिएशन आपको अलाउड नहीं होगा. सर यहाँ पर अगर बेरर चेक के बदले अकाउंट पे ही चेक दिया होता तो आपको अलाउड होता. तो 1,50,000 का 15% डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर उसको माइनस करते. ठीक. उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 18%. तो 18% इज नॉट अलाउड. मैक्सिमम कितना अलाउड है? 12%. तो हम लोग यहाँ पर 12% माइनस करेंगे. अब यहाँ पर आपको दिया है कि 12 एलिजिबल कैपिटल कितना है? 5 लाख. तो आपने एक्चुअल में कितना दिया है? 18%. लेकिन अलाउड कितना है? 12%. तो हम लोग माइनस कितना करेंगे? 12%. चलिए, तो सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट बोला है. तो मैंने आपको बोला था कि बुक प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है? अप्लाइंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स. तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट 12 लाख रुपए. डेप्रिसिएशन बाकी था लेकिन ये अलाउड नहीं होगा बिकॉज़ बेरर चेक से पेमेंट किया था, उसका डेप्रिसिएशन हमें कंप्यूट नहीं करना है. इंटरेस्ट आपको 18% है लेकिन 12% अलाउड होगा, तो आपको जितना अलाउड है उतना ही आपको यहाँ पर माइनस करना है. तो 11,40,000 आपका यहाँ पर बुक प्रॉफिट हो गया. अब आपको रेवन्यूशन कितना अलाउड होगा? तो सबसे पहले आपको पहले 6 लाख पर 90%. तो 6 लाख का 90% हुआ 540, और बैलेंस अमाउंट जो बचा आपका 5,40,000, उस पर आपको मिलेगा 324. बराबर ना? टोटल 11,40,000 है, उसमें से 6 लाख आपने 90% के केस में यूज कर लिया ऊपर, ये रहा. तो बैलेंस बचा 540, उस पर आपको मिलेगा 60%, दैट कम्स टू 324. तो एक्चुअल आपका सैलरी कितना हुआ यहाँ पर? 864, और आपने पे कितना किया है? 960. विच एवर इज लोअर इज अलाउड. अगर आपने यहाँ पर 8 लाख पे किया होता तो 8 लाख अलाउड होता, 9 लाख पे किया तो 864 अलाउड होता, राइट? और 864 किया तो 864 ही अलाउड होता. ये आपका मैक्सिमम कैप है. इससे कम दे सकते लेकिन ज्यादा नहीं दे सकते, राइट? क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा. 840 का रेम्युनरेशन दिया हुआ है, ओके, और आपको यहाँ पर बुक प्रॉफिट क्लियरली दे के रखा है. कितना है? 10 लाख. तो 10 लाख में पहले 6 लाख पर 90% है, दैट कम्स टू 540, और बैलेंस 4 लाख पर 60%, दैट कम्स टू 240. टोटल आपका 780 आया, और फर्म ने दिया है 8,40,000. 8,40,000 इज नॉट अलाउड, ओनली 780 इज अलाउड. तो बैलेंस अमाउंट विल बी डिसअलाउड, राइट? तो ऐसा भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23, दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू. फाइन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पेमेंट टू रिलेटिव एंड एसोसिएट्स. बराबर. आप अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया है तो वो आपका डिसअलाउंस हो जाएगा. लेकिन आपको यहाँ पर 3 चीजों का ध्यान में रखना है. क्या क्या? एक तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स को ध्यान में रखना है, लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस को ध्यान में रखना है, और आपको उस ट्रांजेक्शन से क्या बेनिफिट डिराइव हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है. अब एक्चुअली ये क्या होता है कि अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट से गुड्स खरीदता तो मुझे 1 लाख का पड़ता. मैंने मेरे भाई से गुड्स खरीदा है तो 120 का पड़ रहा है. तो देखने जाए तो 20,000 में एक्सेस पे कर रहा हूँ. ठीक है. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिएंगे? एग्जाम में ऐसे देगा कि वाइफ को सैलरी दे रहा है, वाइफ इज नॉट क्वालिफाइड इनफ, राइट? तो आप उसको डिसअलाउ कर सकते हो. या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वाइफ को 1 लाख का सैलरी दिया है लेकिन मार्केट में सेम क्वालिफिकेशन के लिए 60,000 का सैलरी चलता है, तो आप 40,000 क्या करोगे? डिसअलाउ करोगे, राइट? जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा. अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है सर 1,20,000 में अपने भाई को दे रहा हूँ और मार्केट में वही गुड्स मेरे को 1 लाख में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए कुछ बेनिफिट्स है. क्या? मेरा भाई मेरे को क्रेडिट सर्विस अलाउड करता है, उधारी देता है. ठीक है. मार्केट में मुझे कैश पेमेंट करना पड़ता है. दूसरा, मार्केट में मेरे को 1 साल का वारंटी मिलता है, यहाँ पर मेरे को 2 साल का वारंटी मिलता है. तो यहाँ पर भी मैं जो बात कर रहा था दैट इज एक तो फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें तो मेरा मैच नहीं हो रहा है. मार्केट वैल्यू का 1 लाख है, मेरा 120 है. लेकिन लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको
यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट थी और मार्केट में कहीं पर गुड्स अवेलेबल नहीं था, तो आपको परचेस करना पड़ा। और या फिर बेनिफिट डिराइव्ड, तो बेनिफिट डिराइव्ड मैंने आपको बताया कि भाई मुझे यहाँ पर उधारी में गुड्स मिलता है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि भाई मेरे को 2 साल का वारंटी मिल रहा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी होती है। बट एज़ फार एज़ एग्ज़ाम इज़ कंसर्न उसमें आपको क्लियरली दे देंगे कि इतना पेमेंट किया है और इतना एफएमवी है इसका। तो आपको एक्सेस अमाउंट क्या करना है? डिसअलाउ करना है। सिंपल। चलिए, उसके बाद रिलेटिव कौन होते हैं? अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो ये कौन है अपने क ये देखो। सबसे पहले इंडिविजुअल्स के लिए सारे के सारे रिलेटिव्स होते हैं। जैसे स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, spouse, brother, sister, lineal ascendant, descendant, right? Center, that is spouse, always left, right, up and down, lineal ascendant, descendant, सारे के सारे, right? फिर अगर एचयूएफ है तो उसके सारे के सारे मेंबर्स उसके लिए रिलेटिव होते हैं। फर्म के लिए सारे के सारे पार्टनर्स एंड पार्टनर के भी रिलेटिव, मतलब अगर कोई पार्टनर है तो पार्टनर की स्पाउस, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, उसके लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ये सारे के सारे उसके रिलेटिव माने जाएंगे। कंपनी अगर है तो डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी का होल्डिंग और कंपनी की को सब्सिडरीज। कंपनी की सब्सिडरी मतलब कंपनी का डिसेंडेंट हुआ, कंपनी के बच्चे। कंपनी की होल्डिंग मतलब कंपनी के पेरेंट्स हुए, और को सब्सिडरी मतलब भाई बहन हुए कंपनी के, राइट? तो ये सारे के सारे उसके रिलेटिव होते हैं। या फिर अगर किसी फर्म में आपका सब्सटेंशियल होल्डिंग है, सब्सटेंशियल होल्डिंग मतलब कितना होगा? 20% या उससे ज्यादा। अगर आपका 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, एग्जैक्ट 20% पे क्या सब्सटेंशियल बनता है? आंसर इज यस, एग्जैक्ट 20 पे भी आपका सब्सटेंशियल बनता है। तो 20% और मोर अगर आपका शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में या किसी फर्म में, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो वो फर्म भी आपके लिए क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। डन? तो ये हो गया हमारा रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन। उसके बाद आता है कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000। अगर आपने सिंगल पर्सन को सिंगल डे के अंदर 10,000 रुपीज इन एग्रीगेट या फिर सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर एक दिन का पेमेंट गया तो डिसअलाउड होगा। ऐसा नहीं चलेगा सर 12 बजे 5,000 दिए, फिर 1 बजे वापस 5 दिए, फिर 2 बजे वापस 5 दिए, ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन के अंदर 10,000 अगर आपने टोटल या फिर एक ट्रांजेक्शन का 10,000 से ऊपर का अगर पेमेंट किया है, तो पेमेंट आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में है, गुड्स कैरेजेस वाले बिजनेस में है, तो वहां पर आपको 35,000 तक का लिमिट आपको अलाउड होगा। ठीक है? और सर डिसअलाउ कितना होगा? पूरा का पूरा। अगर आपने 10,000 1 रुपया दिया है, मतलब पूरा का पूरा आपका 10,000 एक डिसअलाउ हो जाएगा। सर 10,000 एग्जिट दिया तो चलेगा? आंसर इज यस। 10,000 तक चलेगा, 10,000 एक नहीं चलेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो वैसे कि 10,001 नहीं चलेगा। डन? क्लियर? चलिए, उसके बाद ऐसा है कि आपने यहां पर ऐसा है कि आपने कोई एक्सपेंडिचर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया है, से फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फीस 40,000 का, और आपने बैलेंस शीट में, ये उसका बैलेंस शीट है, आपने वही चीज पेएबल में आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, अभी तक आपने पे नहीं किया है 2023-24 में। पेएबल है आपका 40,000 रुपए, सीए को देना बाकी है। जैसे भी सीए की फीस बाकी होती है, राइट? 40,000 आपको देना बाकी है। अब 23-24 चला गया, आपने उसका आईटीआर फाइल कर दिया। अब यहां पर कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि पेमेंट नहीं क्यों किया है, और उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस नहीं है। पेमेंट आपने नहीं किया, भाई नहीं नहीं देना, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूंगा? और मेरे को देना नहीं है, तुम क्या कर लोगे? तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अब होता क्या है कि नेक्स्ट जब फाइनेंशियल ईयर 25-26 आता है, सॉरी 24-25 आता है, उसमें आपने क्या किया पता है? ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था ना, अब ये एक्सपेंस आपको यहां पर अलाउ हो चुका है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपको एक्सपेंस मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हुए अलाउड हो चुका है। अब आपने क्या किया? 24-25 में इस सीए को बुलाकर केस दे दिया। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि मैं तेरा एक्सपेंस डिसअलाउ करूंगा। अब ये घटना कौन से साल की है? 24-25 की। तुमने उसको डेबिट साइड दिखाया, देख बेटा, यहाँ पर देख, कोई एक्सपेंडिचर दिख रहा है क्या? कुछ डेबिट ही नहीं किया तो डिसअलाउ करेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हम पिछले साल में क्लेम कर चुके हैं, राइट? तो करंट ईयर में अगर आप ऐसा करते हो कि पिछले साल में अगर आपने कोई मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से एक्सपेंडिचर क्लेम किया हुआ है और करंट फाइनेंशियल ईयर में आप उसको कैश पे कर देते हो, उस केस में वो आपकी इनकम के साइड 40,000 ऐड हो जाएगा। आपने बोला डेबिट साइड देख ले, कोई खर्चा नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं, डेबिट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट साइड तो है ना, तो वहां पे एक्सपेंस क्लेम करेंगे, सॉरी वहां पे हम इनकम में ऐड कर देंगे उसको, राइट? तो ये पॉइंट यहां पर ये बोलना चाहता है कि expense has been allowed as deduction in a previous year on due basis following the mercantile system, right? Payment has been made in a subsequent year in cash, then payments so made shall be deemed to be the income of the subsequent year. Done? अब कौन से केस में आपको अलाउड होगा? आपने सरकार को पेमेंट किया है, गवर्नमेंट को या फिर किसी बैंक को कैश पेमेंट किया है, चलेगा।
आपने बैंक को इंटरेस्ट देना था, आपने कैश में दे दिया, चलेगा, फाइन, नो इश्यू। फिर आपने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट, टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट किया है, अलाउड है। बुक एडजस्टमेंट्स, एक्स को वाई को देना था, वाई को जेड को देना था और जेड को एक्स को देना था, आपने अंदर अंदर इंटरेस्ट उल्टा दिया, तो बुक एडजस्टमेंट चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। फिर आपको यहां पर ये दिखना है CGP, कल्टीवेटर ग्रोवर प्रोड्यूसर, राइट। अगर ऐसा कोई है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन शॉर्ट फार्मर, राइट, पर वो क्या होना चाहिए, कल्टीवेटर ग्रोवर या फिर प्रोड्यूसर हुआ तो ही, कोई भी मिडलमैन नहीं चलेगा, कोई भी ब्रोकर नहीं चलेगा, उसको तुम कैश पेमेंट नहीं कर सकते, राइट। दे मस्ट बी प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे एग्रीकल्चर भी चलेगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी चलेगा, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सब चलेगा। अगर उसके प्रोड्यूसर हुए तो वो आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर मिडलमैन हुआ, यहाँ पर मिडलमैन हुआ, कोई ब्रोकर हुआ, ट्रेडर हुआ, उसको तुम केस पे नहीं कर सकते, right? उसके बाद ऐसे गांव में जहां पर किसी का बिजनेस है, आप उस गांव में गए हो, वहां से आपने गुड्स परचेज किया, आपने उसको चेक दिया, उसने मना कर दिया, भाई यहाँ पर बैंक ही नहीं है, तो ऐसा कोई भी गांव जहां पर वो बैंक से साउंड नहीं है, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस उसी गांव में है, हाँ? ऐसा नहीं करना है कि आपने पार्टी को यहाँ से उठा के उस गांव में लेके गए हो और वहां जाके पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट उस टाइम किया जहां पर जिस बैंक में जिस गांव में बैंक नहीं था, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कहां पर करना है, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वही है, वेरी ऑर्डिनरीली रिसाइड्स। उसके बाद आपको बोला है कि भाई ठीक है, इसको इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये भी चलेगा। पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द डे ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज्ड। अगर प्रैक्टिकल देखने जाए तो नाउअडेज इज नॉट रिलेवेंट, राइट। अभी तो आप ऑनलाइन पेमेंट कभी भी कर सकते हो, 24/7 इट इज अवेलेबल। बट अगर बैंक बंद है या फिर हॉलिडे और स्ट्राइक है, तो उसकी वजह से आपने पेमेंट कैश में कर दिया, तो दैट इज अलाउड, बराबर। टेक्निकली ये चीज अब तो होना नहीं चाहिए, बट थियोरेटिकली इट इज अलाउड। डन। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन 43B, सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको क्वेश्चन में कैसा देंगे कि भाई ये जो जीएसटी का पेमेंट था वो बाकी है, राइट। तो आपको उसको पेमेंट एक्चुअल में कर देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग आपके अकाउंट्स में नहीं चलेगा। सर पेमेंट 31 मार्च को ही हो जाना चाहिए, साल खत्म पेमेंट खत्म, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। आपको वो पेमेंट करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर ऑफ फाइलिंग। आईटीआर से पहले वो पे हो जाना चाहिए। अब ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है देख लो यहाँ पर। एक तो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, जैसे कि जीएसटी, राइट, वो आपको पे कर देने हैं। गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज हुआ, टैक्स, ड्यूटी, सेस एटसेट्रा, म्युनिसिपल टैक्स भी गवर्नमेंट का ही पेमेंट हुआ, राइट। तो टैक्स, ड्यूटी, सेस एटसेट्रा, एक्साइज, म्युनिसिपल टैक्सेस, कुछ भी 31 अक्टूबर या 31 जुलाई से पहले पे हो जाना चाहिए। अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाएगा, बराबर। सर फिर अलाउ कब होगा, जिस साल में आपने पेमेंट किया उस साल में अलाउड होगा। फिर बोनस और कमीशन, एम्प्लॉय को अगर आपने बोनस देना है, बोनस पेएबल आपने रखा हुआ है, अब तक पेमेंट नहीं किया, तो उसका भी आपको पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। फिर लीव एनकेसमेंट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है इंडियन रेलवे से अगर कोई ड्यूज है तो वो भी आपको पे कर देना पड़ेगा। कौन सा ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, तो इट इज व्हाट 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, अगर ऑडिट वाला केस हुआ तो। डन। चलो, फिर पीएफ वाला मैटर हमने जस्ट आपको डिस्कस किया, यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो उसको आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, फाइन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब आपका कोई बैंक से इंटरेस्ट लेना बाकी, आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना है और आपने उसको आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, राइट। तो वो भी आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर से पहले पेमेंट करना जरूरी है, बराबर। आपने मान लो ऐसा यहाँ पर हुआ है कि आपका यहाँ पर ऐसा है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस तो क्लेम कर लिया है, लेकिन आपने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रखा है इंटरेस्ट पेएबल 10 लाख रुपए, राइट। और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले डिपॉजिट नहीं किया तो ये आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 लाख जो डेबिट किया है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। डन। तो एक्सपेंस इंटरेस्ट का भी आपको टाइम पे पेमेंट करना जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत सारा आउटस्टैंडिंग है, आप बैंक में गए कि देख भाई बैंक, मुझे 10 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट देना बाकी है, मुझे देना है आपको पैसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अभी 10 लाख नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चर कर दिया। और आपको बोला 10 लाख रुपए आपको जो इंटरेस्ट देना है ना, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट, ये आप मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स करते एवरी ईयर 2 लाख रुपए दे देना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, रिस्ट्रक्चर की वजह से ये जो इंटरेस्ट पेएबल था ये कन्वर्ट हो गया किस में, लोन में, बराबर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल के बदले
अब ये क्या बन गया है? लोन। तो ये जो कन्वर्जन है इसको हम लोग एक्चुअल पेमेंट नहीं मानते हैं। ठीक है? तो सर अलाउ कब होगा? अलाउ कब होगा? जब आप उसको एक्चुअल में पे करोगे इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब मान लो आपने इस साल में एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख का भरा है तो आपको 2 लाख अलाउड होंगे। फिर अगले साल में आपने वापस 2 लाख भरा तो अगले साल में आपको वापस 2 लाख अलाउड होगा, राइट? अगर इंटरेस्ट कन्वर्ट होता है लोन में तो such conversion is not considered as a actual payment. Such interest will be allowed in the year in which such outstanding amount is paid in form of installments, right? तो देखो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये वाला पॉइंट। डन। उसके बाद आपको बोला है एमएसएमई। अगर कोई एमएसएमई है सामने वाला बंदा तो उसका भी आपको पेमेंट करना जरूरी है। अब उसमें ना थोड़ा सा अलग है, टाइम लिमिट यहाँ पर अलग है, विद इन टाइम स्पेसिफाइड। कौन सा टाइम स्पेसिफाइड है? अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जितना लिखा है उतना, लेकिन वो एग्रीमेंट 45 डेज से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं कर सकता। मतलब आप उस एमएसएमई के साथ ऐसा एग्रीमेंट 60 डेज का नहीं कर सकते कि हम तुमको 60 डेज में पेमेंट करेंगे। आप मैक्सिमम कितना एग्रीमेंट कर सकते हो? 45 डेज का। एग्रीमेंट अगर 60 का किया है तो भी 45 डेज के अंदर आपको उसको पेमेंट करना जरूरी है। डन? और अगर एग्रीमेंट नहीं है सर तो फिर 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना होगा। सर नहीं किया तो क्या होगा? तो जिस साल में पेमेंट किया उस साल में अलाउड होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है? अब ये थोड़ा सा पेचीदा केस बनता है। देखो, आपने फर्स्ट मार्च को गुड्स खरीदे हैं। अब एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है का मतलब क्या हुआ? कि आपको 15 दिन मैक्सिमम मिलेगा। तो आपका ड्यू डेट क्या बनता है? ड्यू डेट 16 मार्च 25। मान लो आपने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट किया आपने 16 मार्च से पहले कर दिया तो सोने पे सुहागा, बराबर है। लेकिन मान लो आपने पेमेंट किया है 31 मार्च 25 को, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा? अलाउड इन फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा ये? 2024-25 इटसेल्फ, क्योंकि आपने एटलीस्ट लास्ट डे पर तो पेमेंट कर ही दिया है, राइट? तो 2024-25 में ही अलाउड हो जाएगा। आपको लगा सर ये क्या मजाक है? अरे एटलीस्ट टाइम तो आ गया ना इतना। ठीक है, 31 मार्च से पहले तो कर दिया। मान लो आपने 1 मार्च को पेमेंट किया है, आपका टर्म है, रिटर्न अग्रीमेंट है, यहां पर था नो अग्रीमेंट। आपका अग्रीमेंट है 40 दिन का। 40 दिन का अग्रीमेंट है तो कितना आएगा? आपका ड्यू डेट आएगा 10 अप्रैल 2025। आपने पेमेंट किया 8 अप्रैल 25 को, तो 2024-25 में अलाउड हो जाएगा। अगेन सेम सिनेरियो, 10/4 आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट है, आपने पेमेंट किया 11/4/25 को, तो फिर ये 2025-26 में जाएगा। तो जिस साल में पेमेंट किया उस साल में आपको अलाउड होगा। ये था हमारा 43B। क्लियर? फिर 43CA। अब कैपिटल गेन में भी हमने एक चीज देखी थी, कौन सी? 50C अगर कैपिटल एसेट हुआ तो, 43CA इन केस ऑफ स्टॉक, और 56(2)(x गिफ्ट वाले ट्रांजेक्शंस। ये तीनों में आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैटर आएगा। 56(2)(x इज अबाउट रिसीवर्स एंगल, और ये जो दो एंगल है वो किसके है? सेलर के। अगर आप कैपिटल एसेट सेल करते हो तो कैपिटल गेन में जाएगा, और स्टॉक इन ट्रेड सेल करते हो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। क्या है यहाँ पर कि अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचा हुआ है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसडीवी एक्सीड्स 1110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, ठीक है? अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110%, 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन अगर उसके ऊपर जाता है तो उस केस में आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही क्या लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर कोई बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट डेवलपर है, अगर वो असेट को सेल करता है, अपना असेट क्या स्टॉक इन ट्रेड, अपनी ऑफिस या बिल्डिंग जो भी उसने बनाया वो सेल करता है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का अगर जिक्र है तो आपको ये प्रोविजन चेक करना जरूरी है, राइट? कि उसका एक्चुअल में सेल कितने का होगा वो। ओके फाइन। सो नाउ मान लो यहां पर ऐसा है कि आपने असेट बेचा है 50 लाख में, सेल कंसिडरेशन आपका, और अगर एसडीवी
आपकी 54 है। तो नाउ जस्ट चेक इट आउट कि सेल कंसिडरेशन का 1110% कितना होता है? तो 1110 इंटू 50 दैट कम्स टू 55 लैक्स। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका बाउंड्री के अंदर है, 54 है, तो फिर आपका 50 लाख रहेगा। लेकिन मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 56 लाख होती है तो उस केस में फिर आपकी वैल्यू क्या ली जाएगी? 56 लाख ली जाएगी। मतलब अगर आपका एसडीवी 1110% ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सीड करता है, तो आपको फिर यहाँ पर कितना लेना है? 56 लैक्स लेना है। अब क्वेश्चन आएगा सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में कौन सी तारीख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, राइट? अब मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ शादी का दिन या फिर सगाई वाला दिन। अग्रीमेंट मतलब सगाई और रजिस्ट्रेशन मतलब शादी। तो शादी के दिन का एसडीवी लेना है कि सगाई वाले दिन का लेना है? तो अगर सगाई के दिन अगर आपने पार्ट या फुल या तो पूरा पेमेंट कर दिया है या फिर आपने 1 रुपया भी, पार्ट पेमेंट का मतलब कोई डिफाइन नहीं होता, राइट? वो 1 रुपया भी हो सकता है। तो अगर आपने 1 रुपया भी अगर नॉन कैश मोड से शगुन दे दिया है, टोकन अमाउंट दे दिया है, तो सगाई वाला दिन, तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अदरवाइज उस केस में हम लोग क्या करेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करेंगे। डन? चलिए, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोविजन सारे हो गए। अब आगे है हमारे अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोविजन, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है दैट इज स्पेशल प्रोविजंस, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है? तो अगर आप इन हाउस रिसर्च में हो, मतलब आपका खुद का रिसर्च का बिजनेस है, राइट? आप साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस में हो, तो उस केस में आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स है वो सारे के सारे आपको अलाउड होंगे। ठीक है? यू आर डूइंग सेल्फ रिसर्च, आपका खुद का रिसर्च है। तो अगर आपने यहाँ पर कमेंसमेंट से पहले कोई खर्चा किया है, अब देखो जनरली आपको कमेंसमेंट से पहले के कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कमेंसमेंट से पहले, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस कमेंस हुआ है 2024-25 में, उसके पहले वाले 3 साल 2023-24, 2022-23, 2021-22, ये 3 साल में अगर आपने जितने भी खर्चे किए हैं टू एस्टैब्लिश दिस रिसर्च एक्सपेंडिचर, राइट? तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रायर टू सेटअप, आपका बिजनेस चालू हुआ उससे पहले। अब इसमें क्या होता है? रिसर्च फेज होता है। रिसर्च फेज कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्केटेबल होता है और आपका बिजनेस चालू होता है। तो पिछले 3 सालों तक के, मैक्सिमम 3 साल तक के खर्चे आपको अलाउड होंगे। सर कौन से? तो अगर हम बिफोर कमेंसमेंट की बात करें तो उसमें आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर खाली रिसर्च पर्सोनेल का सैलरी, इसका रिसर्च पर्सोनेल का सैलरी, ठीक है? जो लोग अंदर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, सारे साइंटिस्ट वगैरह, डॉक्टर या जो भी हो, और उसको लगने वाला इनपुट मटेरियल, रिसर्च के लिए जो आपको सामान चाहिए वो, उतना खर्चा आपको अलाउड होगा प्रायर टू कमेंसमेंट। सर उससे पहले कोई खर्चा होता है? आंसर इज नो। बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो कौन सा खर्चा होगा फिर आप, राइट? तो रिसर्च पर्सोनेल का सैलरी प्लस आपको मटेरियल उतना अलाउड होगा। कमेंसमेंट के बाद, आपको सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर अलाउड हो जाएंगे। लेकिन सर कैपेक्स का क्या? तो कैपेक्स भी आपको 100% अलाउड होगा, 100% पूरा का पूरा पहले ही साल में, अदर देन लैंड। और उसके बाद भी आपको कैपेक्स तो 100% अलाउड होगा ही होगा आफ्टर कमेंसमेंट आल्सो, अदर देन लैंड। डन? क्लियर? चलिए, उसके बाद यहां पर बात करेंगे, यस यहां पर एक बात करते हैं यहां पर कि अगर बिफोर कमेंसमेंट हो तो क्या करेंगे? वो भी आपको अलाउड होगा। नो एक्सपेंडिचर इन द लैंड विल बी अलाउड। अगर जमीन का कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, अगर लैंड की वैल्यू इंक्लूडेड है बिल्डिंग के साथ, तो आप उसकी एफएमबी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। फिर आपने जो साइंटिफिक रिसर्च में 100% डिडक्शन क्लेम किया हुआ है, उस पर आपको फर्दर डेप्रिसिएशन फिर मिलेगा नहीं। उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? निल हो जाती है। अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कुछ बचता है तो आप उसको इनडेफिनिट पीरियड तक क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद अगर आपको मान लो आपका खुद का कोई रिसर्च नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं बराबर, तो मेरा खुद का प्रैक्टिस है और मेरा यहाँ पर टीचिंग का बिजनेस है, राइट? तो अब इसमें क्या होता है कि मुझे अगर मान लो कोई रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करना है तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ? आंसर इज यस। अगर आप किसी और को कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन आपको 100% अलाउड हो जाता है। ठीक? डन? चलिए, ये अपना हुआ साइंटिफिक रिसर्च। फिर उसके बाद आता है 35 एडी, इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव्स या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं वो, कि अगर आपने यहाँ पर स्पेसिफाइड बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन से? देयर आर टोटल 14 टाइप्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस वी हैव, राइट? अलग-अलग टाइप के बिजनेसेस है। सर सबके नाम हमको याद रखने पड़ेंगे। एक बार थोड़ा-सा आपको याद तो रखना पड़ेगा, थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। आपको देखने से पता चल जाना कि हाँ, ये स्पेसिफाइड है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं बोला है तो आपको फिर याद रखना पड़ेगा।
अदरवाइज कुछ बार वो क्वेश्चन में ऐसा दे देंगे भी कि भाई स्पेसिफाइड बिजनेस है, राइट? तो ये एक चीज आपको यहाँ पर एक याद रखनी पड़ेगी। डन? तो ये 14 बिजनेसेस आपके यहाँ पर है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड। पूरा का पूरा खर्चा आपको मिल जाएगा। 100% कैपेक्स इज अलाउड, राइट? किस साल में? जिस साल में आपने बिजनेस चालू किया उस साल में। कंडीशन क्या है कि आपको यहां पर जस्ट अ मिनट, ये प्रायर टू कमेंसमेंट वाला ये है, सॉरी। प्रायर टू कमेंसमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो आपको अलाउड होगा। सर रेवेन्यू नेचर 100%, सर कैपेक्स अलाउड, राइट? अब इसमें सर वो 3 साल वाला लिमिट है क्या? पिछले 3 सालों का ही मिलेगा? आंसर इज नो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। खाली कंडीशन क्या है कि आपको उसे जिस दिन आपने बिजनेस चालू किया उसके फर्स्ट डे पर आपको ये बुक्स में कैपिटलाइज करके रखना है, बस सिंपल। ये भी आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। सर कौन से एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होंगे? सारे के सारे 100%। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, लेकिन यहां पर 3 एक्सपेंडिचर ओनली नॉट अलाउड, दैट इज लैंड। आपने कोई जमीन खरीदी उसका अलाउड नहीं होगा। गुडविल परचेस करिए किसी बिजनेस के लिए तो वो भी आपको अलाउड नहीं होगी। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी खर्चा यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। डन? या फिर अगर आपने किसी को 10,000 से ऊपर एक दिन में कैश पेमेंट किया तो वो भी आपका डिसअलाउ यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज आपके सारे के सारे एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे, राइट? सर प्रायर टू अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो भी आपका अलाउड हो जाएगा। जिस साल में आपका बिजनेस स्टार्ट होता है उस साल में, सब्जेक्ट टू आपने उसको कैपिटलाइज करके रखा हुआ है। ठीक है? सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्या होगा? अब देखो नॉर्मल रूल क्या बोलता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस जो है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस का एक्सपेंडिचर लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस will be allowed as set off against the specified business which is not eligible for reduction अंडर सेक्शन 35 एडी। सर ये समझ में नहीं आया कुछ, क्या बोलना चाहते हो तुम लोग? ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला है, इवन इफ इट इज नॉट एलिजिबल तो भी अलाउड होगा। सर ये पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या बोला आपने? समझाता हूँ। देखो मान लो यहाँ पर आपका है 2 स्टार अबोव का अगर आपका होटल है तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। कमेंसमेंट का दिन कब है? 1 अप्रैल 2010। आपने 1/4/2010 के बाद अगर ये बिजनेस चालू किया है तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस है और एलिजिबल भी है, मतलब इसमें आपको डिडक्शन भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपने एक आपका बिजनेस है, 4 स्टार होटल है, 4 स्टार हो गया ना 4। ये आपने बिजनेस चालू किया है 1/4/2006 में। अब ये 2 स्टार एंड अबव है तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस स्पेसिफाइड है बट नॉट एलिजिबल। इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज 1/4/2009 के बाद, सॉरी 10 था ना, यहाँ पर कितना था? यस, 1/4/2010 के बाद किया होता तो ही अलाउड होता। दूसरा आपका बिजनेस है 3 स्टार होटल। ये आपने 1/4/11 में चालू किया है। तो क्या इसका जो लॉस है, इसका लॉस क्या हम इसकी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस। ये बिजनेस जो है ये स्पेसिफाइड भी है प्लस एलिजिबल भी है। ये बिजनेस स्पेसिफाइड है बट नॉट एलिजिबल है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने भी हो सकता है, भले वो एलिजिबल ना हो। डन? तो वो आपको अलाउड होगा। सर अगर बच गया तो इनडेफिनेट, जब तक है जान आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। डन? चलिए आगे। डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या सर? आंसर इज नो। जिस असेट पे आपको डेप्रिसिएशन, जिस असेट पे आपने रिडक्शन क्लेम किया है और अलाउ भी कर दिया है उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन सर हमने असेट परचेस की थी स्पेसिफाइड बिजनेस में, मतलब मैंने कोई असेट मंगवाई थी वो 3 स्टार होटल के लिए ही थी, परचेस भी उधर ही करी थी, रिडक्शन भी क्लेम कर लिया। अब मैं वो असेट को अपने नॉर्मल अदर बिजनेस में यूज करता हूं तो क्या? तो अदर देन अदर पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हो तो आपकी जितना भी आपका रिडक्शन है वो आपका डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। मतलब मान लो मैंने
50 लाख का खर्चा किया, उसका डिडक्शन भी मुझे मिल गया है 35 एडी में, बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल। और मैंने क्या किया, अगले साल 1 साल के बाद मैंने उसको अदर पर्पस के लिए यूज करना चालू कर दिया। तो ये 50 लाख आपकी क्या मानी जाएगी, डीम्ड इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल, बराबर। तो पहले अगर जब स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको डिडक्शन अलाउड हुआ था, तब डेप्रिसिएशन तो वैसे भी अलाउड नहीं था, बिकॉज आपने पूरा का पूरा क्लेम करके रखा है। अब आपने क्या बोला कि देख भाई यार, तू मेरे को डिडक्शन तो दिया, लेकिन तूने वापस इसको इनकम ट्रीट कर लिया, बोला तूने उसको अदर पर्पस के लिए यूज करना चालू कर दिया, तो वही होगा ना फिर तो, राइट। तो आपकी इनकम में ऐड हो गया। नाउ यू आर यूजिंग दिस असेट फॉर द पर्पस ऑफ अदर बिजनेस, अदर नॉर्मल बिजनेस, राइट। तो यू हैव राइट टू क्लेम द डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा ना आपको। तो उस केस में आपकी डब्ल्यूडीवी क्या रहेगी, किस पर डेप्री क्लेम करोगे, या फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी, किस पर डेप्री क्लेम करोगे आप। तो 50 लाख का असेट था, बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, 1 साल का डेप्री माइनस करो 5 लाख, कि अगर तुम डिडक्शन लेते तो कितना लेते, 5 लाख का डेप्री मिलता। तो अब आपका 45 लाख है, इस पर आप लोग आगे चल के डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करोगे। डन। उसके बाद बोला है कि अगर आपने असेट बेच दी तो अगर आपने असेट बेचा है, तो जितना भी आपने सेल किया वो सब कुछ बिजनेस इनकम में आएगा, ये कैपिटल गेन में कुछ नहीं जाएगा इसका, बराबर। इधर नो कैपिटल गेन, सब कुछ बिजनेस में ऐड होगा। डन। और ये आपको बता दिया मैंने कि अदर बिजनेस में अगर यूज किया तो वो आपकी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, 8 साल तक आपको कंटिन्यू करना है एटलीस्ट। डन। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसका समझा देता हूं, चलो एक क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ये क्वेश्चन 24, ये 43 बी का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वाला। देखो क्या बोलता है, हर इन इंडिविजुअल कैरिड ऑन द बिजनेस एंड परचेज ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक पेडी वेट एटसेट्रा। उसको इंटरेस्ट देना था, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। 15 लाख आंध्र प्रदेश का था और 30 लाख इंडियन बैंक का था, टोटल उसका 45 लाख था। तो उन्होंने लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया और इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया लोन में, बराबर। अब उसने क्या किया, उसने पूरा का पूरा 45 लाख क्लेम कर लिया, जबकि उसने पेमेंट कितना किया है, उसने पेमेंट यहां पर 5 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं आंध्र प्रदेश के, और 3 उसने पे किए इंडियन बैंक के। और उसने क्या किया, उसने पूरे के पूरे क्लेम कर लिए। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर आपको कन्वर्जन होता है वो लोन में, तो उसको हम रीपेमेंट नहीं मानते, राइट। वो जब आपका इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पे होगा, उतना ही आपको अलाउड होगा। तो यहाँ पर आपका इंस्टॉलमेंट कितना हुआ है, यहाँ पर आपने कितने भरे, 5, और यहाँ पर कितने भरे थे, 3, राइट। तो यहाँ पर ये 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हुआ था। तो इधर आपका 60 हुआ था दोनों। इसमें आपने क्या किया कि 15 लाख था इंटू कितने भरे आपने यहाँ पर, 5 इंस्टॉलमेंट। तो 15 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 60, और यहाँ पर 30 लाख इंटू 3, 3 डिवाइड बाई 60, राइट। इतना आपको अलाउड होगा। ये आपका 43 बी का मैटर था। डन। Yes, look. Question 18. Mr. Arnab is a proprietor having 2 units. Unit A carries on a specified business or setting and operating of warehousing facilities for storage of sugar. Unit B carries on a non-specified business. Unit B is a non-specified business. बराबर. Unit A commenced on the operation on 1st April 2023. Financial year 2023-24 में उसने चालू कर दिया था. It claimed the deduction of 100 lakhs. 100 lakhs का उसने deduction claim कर लिया था. On the purchase of 2 buildings for 50 lakhs each. For AY 25-26, however, in February 2024, for AY 25-26 नहीं हो सकता इधर, there is some AY 24-25 होना चाहिए, इसको आप यहाँ से हटा दो, तो कोई अभी जरूरत नहीं है। Yes. However, in February 2024, Unit A transferred one of its building to the Unit B. Examine the tax implications. Examine the tax implications for such transfer in the hands of Mr. Arnab. अब उसने क्या किया कि 50-50 लाख का 2 बिल्डिंग था, उसमें से एक बिल्डिंग उसने अदर बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया, अदर बिजनेस। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप कोई अदर बिजनेस में यूज करना चालू करते हो, तो वो आपके पहले इनकम में ऐड हो जाएगा, और अदर बिजनेस में आप उस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
50 लाख, राइट? इट शुड बी February 2025, हाँ? 24 नहीं होना चाहिए, और 25 होना चाहिए। लुक, आपको कितना रिड्यूस मिला था? 50 लाख रुपए, ठीक है? अब ये क्या बोलते हैं कि हम 50 लाख पूरी तुम्हारी इनकम में ऐड कर देंगे। बोला चलो मान लेते हैं कि तुम 50 लाख ऐड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्लेम किया 50 लाख का डिडक्शंस, ठीक है? 2023-24 में मैंने 50 लाख का डिडक्शन क्लेम किया। तुम बोलोगे सर उसको इनकम में ऐड कर देते वापस, मैं कंडीशन ब्रेक कर दी है। बोला कोई बात नहीं, कर दो। लेकिन मान लो अगर ये स्पेसिफाइड बिजनेस ना होता तो मैं नॉर्मली डेप्री क्लेम करता कि ना करता? करता, हाँ। कितना क्लेम करते? 10% के हिसाब से आप लोग 5 लाख क्लेम करते, तो भी आपका 45 लैक्स, फिर भी आप उस साल में 5 लाख तो क्लेम करते ही करते, राइट? तो यहाँ पर आपको इनकम में कितना ट्रीट करना है कि 50 लाख का आपका जो था उसको हम लोग डिसअलाउ करेंगे, बराबर? सॉरी, जो डिडक्शन आपका 50 लाख था वो, उस पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउएबल अगर होता, और मान लो आप नॉर्मल भी क्लेम करते तो आपको डेप्री कितना अलाउड होता? 5 लाख का, ठीक है? तो 45 lakhs will be treated as your income। भाई 25 ईयर में थोड़ा सा घोटाला है, ठीक है? 45 lakhs आपकी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड। अब करंट ईयर में आपके लिए डेप्रिसिएशन इस पर कंप्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने 24-25 में इसको नॉर्मल बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया है। तो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी? 45 लैक्स। 50 लाख में से 5 लाख आपकी इनकम में यहाँ पर माइनस हो गए, तो 45 लैक्स। अब आगे चल के आप इस अमाउंट पे क्या करोगे? डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। सिंपल सा एग्जांपल मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है कि स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आप नॉर्मल बिजनेस में यूज करना चालू कर दे तो उस असेट को, तो उस असेट की जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है वो, फिर आपने 1 साल या 2 साल जितना भी आपने यूज किया है स्पेसिफाइड बिजनेस में, वो 2 साल का डिप्रिसिएशन आपको माइनस कर देना है, ठीक है? कि नॉर्मल आपने डिप्रिसिएशन क्लेम किया नहीं है, बिकॉज़ स्पेसिफाइड बिजनेस पे आपको डिप्रिसिएशन मिलता नहीं है। आपको डेप्री यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है, और जो अमाउंट है वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी पहले तो आपके बिजनेस में वो ऐड हो जाएगा। फिर जो ये जो अमाउंट आया, वो आपकी असेट की वैल्यू आगे कैरी फॉरवर्ड होगी और उस पर आप क्या क्लेम कर पाओगे? डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। तो आपने यहाँ पर 50 लाख रुपए था, 1 साल आपने यूज़ किया था स्पेसिफाइड बिज़नेस में, और उसके बाद आपने नॉर्मल बिज़नेस में चालू कर दिया, यूज़ करना है इसका, राइट? तो 50 लाख पर बिल्डिंग था तो 10% के हिसाब से 5 लाख का डेप्री आता है, तो आप 5 लाख माइनस कर दिए तो 45 लैक्स आंसर आया। 45 लाख आप क्या करोगे? अपने बिज़नेस में ऐड कर दोगे, और नेक्स्ट ईयर मतलब ये 24-25 से जिस साल में आपने ये नॉर्मल बिज़नेस में यूज़ करना चालू किया है, उस साल में आप डेप्री क्लेम कर सकते हो 45 लैक्स के ऊपर। देन ये अपना था साइंटिफिक रिसर्च वाला मैटर, सॉरी स्पेसिफाइड बिजनेस वाला मैटर। डन। फिर देखो ये है, मिस्टर सूरज अ प्रोपराइटर कमेंस द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ न्यू 3-स्टार होटल इन मदुराई, तमिलनाडु। ही इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन 50 lakhs ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 2024 टू मार्च 2024। पिछले जन्म की बात है। हमारा 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल 24 को चालू होता है। ये जो बात हो रही है 23-24 की बात। Exclusively for the purpose of our business and capitalize the same in the books of account as on 1st April 2024। ओके, 24-25 में बिजनेस चालू किया, उस साल में सारा का सारा एक्सपेंडिचर क्या करके रखा है? कैपिटलाइज करके रखा हुआ है। डन। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25 ही इनकर्ड द कैपेक्स ऑफ 2 करोड़। तो ऑलरेडी उसने 50 लाख का खर्चा किया था, प्लस 2 करोड़ का खर्चा किया है, लेकिन उसमें से 1.5 करोड़ इज फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो जमीन तो वैसे भी अलाउड नहीं है, तो प्लस 50 लाख दूसरा करंट ईयर का खर्चा। और स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको पीछे 3 साल जाने की जरूरत नहीं है, वो साइंटिफिक रिसर्च में ही है। स्पेसिफाइड बिजनेस में आपने कितना भी खर्चा किया हो वो सारा का सारा अलाउड है। चलो उसके बाद बोला है आपको इनकम कंप्यूट करने को बोला है, अज्यूमिंग दैट ही हैज फुलफिल ऑल द कंडीशंस अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस। देखो यहां पर बोल दिया है। डन। उसके बाद आपको बोला है प्रॉफिट फ्रॉम द रनिंग दिस बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी इज 25 लाख, इसमें से आपको 25 लाख का फायदा हुआ है। Assume that he has also another existing business of running 4-star hotel in Coimbatore, which commenced the operation of 15 years back। मतलब ये specified है but not eligible है। उसका उसको 120 lakhs का यहाँ पर प्रॉफिट है आपका असेसमेंट ईयर 25-26 का। Also assume that the payments for the capex are made by net banking। चलो समझो अब ध्यान से यहाँ पर, आपको इस बिजनेस में 25 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसमें आपको पूरा का पूरा कैपेक्स 100 lakhs आपका माइनस हो जाएगा। जमीन का मैंने माइनस नहीं किया है, राइट? तो आपको 75 lakhs का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस का है तो स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सामने मेरे पास दूसरा बिजनेस है जो स्पेसिफाइड है बट एलिजिबल नहीं है।
तो क्या उसके सामने अपना लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो नेक्स्ट में आपका प्लस 120 है प्रॉफिट, उसमें से आप इसको सेट ऑफ कर दो तो 45 lakhs विल बी योर टैक्सेबल बिजनेस आपका यहां पर आएगा। डन। फिर क्वेश्चन 16 अगेन फॉर 35 एडी, ये जस्ट गो थ्रू वंस। अच्छा, फिर साइंटिफिक रिसर्च में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया इधर, ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रख लेना। साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो ये डिफॉल्ट रेजिम में अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस हुआ तो ये अलाउड है, तो ध्यान रखना। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहां पर है, देखो ये रहा क्वेश्चन। मिस्टर ए furnishes द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब उसने यहां पर क्या किया है, कंट्रीब्यूशन दिया। देखो, अमाउंट पे टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1 लाख, आईआईटी को दिया 2.5 लाख, फिर एक्स लिमिटेड कंपनी को दिया हुआ है 4 लाख, वो भी अलाउड होगा। ठीक है, और उसके बाद उसने खुद इन हाउस रिसर्च में 3 लाख और 7.5 लाख यहाँ पर उसने खर्चा किया हुआ है। ठीक है, कैपेक्स। लेकिन उसमें लैंड है 5 लाख का, तो लैंड तो वैसे भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर 7.5 में से 5 लाख आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2.5 लाख ही अलाउड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी चेंज इन योर आंसर इफ इज पेइंग डिफॉल्ट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो पहले हम लोग और रेजिम की बात कर लेते हैं। पुराने रेजिम में ये सारे खर्चे आपको 100% अलाउड है। तो 1 लाख प्लस 250 प्लस 4 lakhs प्लस 3 lakhs और प्लस 250, और रेजिम में सब कुछ अलाउड है। न्यू रेजिम में क्या होगा, न्यू रेजिम में आपका खाली है 2.5 लाख और ये 3 लाख, 5.5 लाख ही अलाउड होगा। ये सारा एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ, मतलब वो आपको अलाउड नहीं होगा। राइट, तो इस केस में 13 लाख, और अगर आप डिफॉल्ट बिजनेस में सॉरी डिफॉल्ट रेजिम में आते हो फिर आपको 5.5 लाख ही यहाँ पर अलाउड होगा। Then next is payment made in respect of the business expenditure incurred on 16 February 2025 for rupees 25,000 through a check duly crossed and company। अब देखो, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया है। विल हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3, मतलब क्या ये डिसअलाउंस हो जाएगा। देखो, एक पहले तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, क्या ये डिसअलाउ होगा, ऐसा क्वेश्चन है। 25,000 का क्रॉस चेक आपने दिया हुआ है। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग ऐसे क्रॉस मार्क करते हैं तो हम तो बोलते हैं सर ये तो अकाउंट पे ही होता है, बट एज पर आईसीआई मॉडल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर उसने बोला है ट्रू, इट इज डिसअलाउड, बिकॉज यहाँ पर अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। क्रॉस चेक को वो लोग नहीं मानते हैं, विल अट्रैक्ट डिसअलाउंस। तो एक थोड़ा एक्सेप्शन आंसर है इसका, तो प्लीज इसको एक बार आप गो थ्रू करिएगा। इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर टू क्लेम द बैड डेट। आंसर इज नो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पर मैं रिजर्व देख रहा था, यस, बैड डेट तो अलाउड है आपको, रिजर्व्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, आपको खाली एक चीज करनी क्या होती है कि आपको राइट ऑफ करना जरूरी है अकाउंट्स में। ठीक है, अकाउंट्स में अगर आपने राइट ऑफ कर दिया तो आपको ये अलाउड हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये था यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बैड डेट प्रूव नहीं करना है कि वो सच में बैड डेट हुआ है कि नहीं हुआ। आपने अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया, इट मींस इट इज अलाउड। राइट, बट ये आईसीडीएस लेवल का क्वेश्चन है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इंटर लेवल पे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। उसके बाद बोला कि फेलियर टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B inter alia from the amounts payable to non-resident as a rent or royalty will result in a disallowance while computing the business income where the non-resident payee has not paid the tax due on such income। क्या डिसअलाउंस होगा? आंसर इज यस। नॉन रेसिडेंट को अगर आपने पेमेंट किया विदाउट टीडीएस तो 100% डिसअलाउ होता है, और वही केस में अगर रेसिडेंट होता तो फिर 30% डिसअलाउंस होगा। चलो उसके बाद है, तो ये तो हाँ, ये हमें देखना बाकी था। रैस लुक, प्रोविजन वाला हो गया था हमारा। फार्मर वाला, फार्मर को अगर आप पेमेंट करते हो तो अलाउड है। कल्टीवेटर, ग्रोवर, प्रोड्यूसर, सीजीपी आपको याद रखना है। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ₹20,000 डिसअलाउड, एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, और एम्प्लॉय के हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। पेमेंट ऑफ ₹50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर द फायर इंश्योरेंस चलेगा, कैश और बैरर चेक नहीं है तो चलेगा। देन सैलरी पेमेंट ऑफ 4 lakhs टू मिस्टर एक्स outside India by a company without TDS, assuming that Mr. X has not paid tax on such salary
इनकम, बराबर। आउटसाइड इंडिया अगर आपने पे किया है तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसअलाउंस हो जाएगा, टीडीएस काटना जरूरी है। उसके बाद वाला पेमेंट मेड इन केस 30,000 द ट्रांसपोर्टर इन ए डे फॉर कैरेज ऑफ गुड्स अलाउड है। इस केस में लिमिट कितनी है, 35,000 तक का लिमिट आपको अलाउड है। Done? यस, ये वाला, when a person follows a mercantile system of accounting, an expenditure of rupees 25,000 has been allowed on accrual basis। पिछले साल में आपको अलाउ कर दिया। In respect of the said expenditure, assessee makes the payment of 25,000 to a cross check end company। Rupees 25,000 can be profit and gain from a business profession under section 40A3A in the year of payment। Answer is yes। ठीक है, अगर मर्केंटाइल सिस्टम में कोई एक्सपेंडिचर अलाउड है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो तो आपकी इनकम में वो ऐड हो जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा। डन। ऑलमोस्ट हमने सारे यहाँ पर क्वेश्चन कवर अप कर लिए। अब बचे कुछ प्रोविजंस, फटाफट देख लेते हैं एक बार इसको। यस, 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स। अकाउंट्स में भी हम लोग जनरली 1/5 करते हैं ना, यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, 1/5। लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का एक मैक्सिमम कैप है। आपका जो भी खर्चा है वो खर्चा 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिच एवर इज हायर। मतलब क्या है यहाँ पर देखो, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 90 करोड़ का। तो 100 करोड़ का 5% कितना होगा, 5 करोड़, और इसका कितना होगा 4.5 करोड़ व्हिच एवर इज हायर। मतलब आपकी लिमिट, मैक्स लिमिट कितनी है, मैक्स लिमिट है 5 करोड़। आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 6 करोड़। आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम अलाउड 5 करोड़, वो भी कितना, इनटू 1/5, 1 करोड़ एवरी ईयर ना, बस देखना है। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस हो गए। अब अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोविजंस हमारे बाकी है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस बाकी है, ठीक है। तो उसको हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर में। मेरा खाली बस आपके एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जब भी क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हो, राइट, तो एक तो पहली बात, अगर आप सॉफ्ट कॉपी से यूज करते हो, मोबाइल फोन से यूज करते हो, तो डू वन थिंग कि आप आंसर को स्क्रॉल मत करो, ठीक है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि भाई आपको क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं, तो ट्राई ऑन योर ओन। मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरे क्वेश्चंस एक बार प्रॉपर गिन के करो, आप एटलीस्ट 10%, अगर आपके पास 40 क्वेश्चन है तो आप 5 या 6 क्वेश्चन प्रॉपरली अगर आप गिन के करते हो तो उस केस में क्या होगा, और उसमें भी अगर आपका आंसर सही हो जाते हैं तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अभी जो आपको रिक्वायरमेंट है रिवीजन सेशन, आप क्यों देख रहे हो अभी, क्योंकि आपको अभी तक अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव दैट कि भाई आपको आता है एटलीस्ट, राइट। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक बार जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह करते हो तो डू वन थिंग, आप लोग क्वेश्चंस के साथ आंसर को मत देखो, आंसर पे ब्लिंक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने आंसर देख लिया तो उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन राइट नाउ। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आप ऐसी हैबिट बनाते हो आंसर देखने की, आंसर देखने के बाद सीधा कैलसी से आप सोल्व करते हो, तो उससे क्या होता है कि एग्जाम में आप फंस जाओगे। एग्जाम में क्या नीचे आंसर तो होगा नहीं, तो आपको जो असिस्टेंस मिल जाता है आंसर देखने के बाद, तो ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा ये है, वो है, सब नहीं। मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप पहले क्वेश्चन आंसर का प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। प्रिंट आउट लेकर जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक पेज रखो, आंसर को कवर करके ही रखो, आंसर जैसे ही आ जाए बस आगे अटक जाना फिर, ठीक है। फिर खुद से ट्राई करो और सारे क्वेश्चन आप एक बार रफली कर लो, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आप प्रॉपर एग्जाम फॉर्म में जैसा आप लिखते हो वैसे लिखने का प्रैक्टिस करो। आई एम श्योर, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस यहां पर बूस्ट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले एक लेक्चर के अंदर, उसमें हम लोग अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोविजंस कवर करेंगे और पीजीबीपी के जो बड़े क्वेश्चंस है, राइट, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलिए, गुड बाय।